बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिक्योरिटीज़ के कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और इसके ऊपर टैक्स कैसे वर्कआउट होता है, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सिक्योरिटी टैक्स लॉ ने किसको कहा है। सेक्शन 37A में ये रेलिवेंट प्रोविजंस मौजूद हैं और इसमें सबसे पहले तो टैक्स लॉ ने डिफ़ाइन किया है कि सिक्योरिटीज़ में शेयर शामिल है पब्लिक कंपनी का। पब्लिक कंपनी से क्या मुराद है? पब्लिक कंपनी के लिए जो टैक्स लॉ ने डेफिनेशन दी हुई है वो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। पब्लिक कंपनी जिस कंपनी के शेयर होल्डिंग्स का कुछ पैटर्न जो टैक्स लॉ ने बताया है गवर्नमेंट के पास हो या कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो या वो यूनिट ट्रस्ट हो, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें रिवाइज कर लेने चाहिए। हम रेलिवेंट चैप्टर में इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन आपको सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए ताकि इस कंपनी के जो शेयर्स हैं उसको टैक्स लॉ ने कहा है कि वो सिक्योरिटी की डेफिनेशन में शामिल है। इसी तरह कुछ चीज़ें और भी हैं। वाउचर्स ऑफ पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन, मुदारबा सर्टिफिकेट्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल। रिडीमेबल कैपिटल होता है फॉर एग्जांपल टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट्स। रिडीमेबल का मतलब ये होता है कि आपने पैसे देकर कोई शेयर लिया है कंपनी से और कंपनी अगर कहे कि जी मैं पैसे आपको वापस करूंगा और आपसे शेयर अपना ले लूंगा, तो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट को जो रिडीम हो सके उसको फिर बोलते हैं कि वो रिडीमेबल कैपिटल है। डेट सिक्योरिटीज जैसे डिबेंचर्स हैं या बॉन्ड्स हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जैसे कि जो ऑप्शंस हैं, राइट्स हैं, फ्यूचर्स जो होते हैं, ये सारे के सारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं। ये ऑपरेट कैसे करते हैं ये फ़िलहाल हमारा सब्जेक्ट नहीं है। यूनिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसी तरह जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके जो यूनिट्स होते हैं वो भी सिक्योरिटी की डेफिनेशन पे आते हैं क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेड हो रहे होते हैं। जो मज़ीद जो टैक्स लॉ ने चीज़ डिफ़ाइन की हुई है वो ये कि अगर कोई कंपनी जो है उसके शेयर्स जो हैं एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड थे, यानी डिस्पोजल के वक्त देखा जाएगा कि क्या वो पब्लिक कंपनी है या नहीं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप ड्यूरिंग द ईयर किसी टाइम पीरियड तक वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो और उसके बाद डी लिस्ट हो चुकी हो, और अगर आपने इस दौरान में जिस वक्त वो लिस्टेड थी तो वो पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन पूरा कर रही थी, तो उस वक्त जो आपके शेयर्स का डिस्पोजल होगा वो समझा जाएगा कि सिक्योरिटी का डिस्पोजल है। और ये डीलिस्ट होने के बाद अगर आपने शेयर्स को ख़रीदा बेचा तो फिर जो गेन और लॉस होगा वो फिर सिक्योरिटी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। डेट सिक्योरिटी को मज़ीद एक्सप्लेन किया है टैक्स लॉ ने कि कुछ डेट सिक्योरिटीज़ हैं जो कि कंपनीज इशू करती हैं और इसी तरह कुछ डेट सिक्योरिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है। इनके नाम बस आपको याद करने होंगे क्योंकि थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं या इसी तरह कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ये अगेन इनके डायनामिक्स क्या होते हैं, ये कैसे ऑपरेट करते हैं, तो ये इस वक्त हमारा सब्जेक्ट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि सिक्योरिटी से जो कैपिटल गेन होगा दैट विल बी टैक्स्ड एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का मतलब ये है कि आपने उसको बाकी इनकम से अलहदा कर देना है। यानी जो आपकी इनकम्स हैं सैलरी से, प्रॉपर्टी से, बिजनेस से, कैपिटल गेन से, ये सारी की सारी इनकम्स हम जमा करते हैं। लेकिन जब हम एक इनकम को बोल देते हैं कि वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, तो फिर हमने जो टैक्सेबल इनकम का फिगर वर्कआउट करना होता है, टैक्सेबल इनकम का फिगर वर्कआउट करना होता है, उसमें फिर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को शामिल नहीं करते हैं। तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का ट्रीटमेंट ये होता है कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के लिए ये वो इनकम्स होती हैं जिसके लिए टैक्स लॉ ने इनकम स्पेसिफिक रेट्स दे दिए हैं। यानी किसी इनकम के लिए जब टैक्स लॉ कोई रेट ऑफ टैक्स बता दे तो हम उस इनकम को फिर कहते हैं कि वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। हमें ये पता है कि जो टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स लगता है वो या तो सैलरीड पर्सन का होगा या नॉन सैलरीड का होगा, या फिर अगर वो कंपनी है तो कंपनी का होगा, अगर बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग कंपनी का होगा। ये सारे के सारे पर्सन स्पेसिफिक हैं, पर्सन स्पेसिफिक टैक्स रेट्स, ठीक है जी। और जब टैक्स लॉ इनकम स्पेसिफिक टैक्स रेट्स बता दे तो फिर उसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम कहते हैं।
और यहाँ पे टैक्स लॉ ने बता दिया है इस इनकम के लिए, यानी कैपिटल गेन्स जो सिक्योरिटी से होंगे उसके लिए रेट ऑफ टैक्स अलहदा से डिफाइन कर दिए गए हैं। ये जो रेट ऑफ टैक्स हैं ये आपको एग्जाम में गिवन होते हैं, इनको ज़बानी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स करते हुए हम इसको बहुत आसानी से कंसल्ट कर सकेंगे कि क्योंकि ये बहुत टैक्स रेट जो हैं वो बहुत इजीली उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हाँ, जो सिक्योरिटीज़ का लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज़ के गेंस के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा, और ये 3 सालों तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, अप टू 3 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स तक। और ये जो टैक्स लॉसेस हैं ये टैक्स ईयर 2019 के बाद अगर आपको हुए हों तो ही कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, 2019 या उसके बाद। उससे पीछे के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। वैसे भी अब हम जब बात ही कर रहे हैं जिस टैक्स ईयर में इस वक्त हम हैं, टैक्स ईयर 2024, तो उसमें तो वैसे भी 2019 से पीछे का लॉस अगर 3 साल आप कैरी फॉरवर्ड भी करें तो इस साल में पहुंच ही नहीं सकता। तो इसलिए ये इतनी ही बात आपको बस मालूम याद रखनी है कि ये 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है सिक्योरिटी से जो लॉस होगा। एक जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है यहाँ पे वो ये है कि आपको ये यहाँ पे सेक्शन ज़रा नोट करें, कौन सा है, 37A। और हमने इससे पीछे जो कैपिटल गेन्स की बात की थी, जिसको हम सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं कह रहे थे, वो सेक्शन 37 की बात हो रही थी। यानी सेक्शन 37 में बात ये है कि आपके जो कैपिटल एसेट्स हैं उसकी आप कंसिडरेशन में से माइनस कर लो कॉस्ट, और जो भी गेन बने उसको फिर कहाँ ले जाओ, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, इसको गेन को उठा के ले जाओ कैपिटल गेन्स में। ठीक है। सो इस आपके जो सेकंड लास्ट हेड ऑफ इनकम है यहाँ पे ले आएंगे आप इसे, और फिर ये बाकी इनकम्स के साथ जमा हो जाएगा और टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनेगा। और फिर आप टैक्सेबल इनकम के मुकाम पे पहुंच के देखेंगे कि क्या ये सैलरीड पर्सन या नॉन सैलरीड पर्सन उस पर वो रेट ऑफ टैक्स लगाएंगे। लेकिन अभी जो हमने सिक्योरिटी की बात की वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, और वो उस इनकम के लिए अलहदा से रेट ऑफ टैक्स बताया गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो इस नॉर्मल इनकम में शामिल नहीं होता है। तो मैं ये पिछली बात इसलिए कर रहा हूँ कि सेक्शन 37 में जो भी कैपिटल गेन्स आते हैं वो सीधे कहाँ चले जाते हैं, आपकी नॉर्मल इनकम के अंदर। ठीक है। सो हमारी जो नॉर्मल इनकम कैलकुलेट हो रही होती है 5 हेड्स ऑफ इनकम से, ये उसका पार्ट बनता है और टैक्सेबल इनकम तक पहुँच जाता है, और फिर उसके ऊपर हम सैलरीड या नॉन सैलरीड पर्सन वाले टैक्स रेट लगा देते हैं। सो ये सेक्शन 37 मैंने क्यों जिक्र किया है सिक्योरिटी पढ़ते हुए, इसलिए जिक्र किया है कि ये जो रेड बॉक्स लिखा हुआ है इसमें अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप लिस्टेड कंपनी का शेयर बेचते हैं, ठीक है, सो लिस्टेड कंपनी का शेयर बेचते हैं, तो इसका मतलब लिस्टेड कंपनी का शेयर किस डेफिनेशन में आ जाएगा, पब्लिक कंपनी में। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ ये है कि अगर आप लिस्टेड कंपनी का शेयर बेचते हैं और वो ट्रांजेक्शन आप करते हैं मेड अदरवाइज देन थ्रू स्टॉक एक्सचेंज and are not settled through NCCPL. NCCPL abbreviation है National Clearing Company of Pakistan Limited. So NCCPL जिम्मेदार है इस चीज़ का कि वो स्टॉक एक्सचेंजेस में जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा होता है वो शेयर्स की सेटलमेंट करते हैं, और जिसका गेन है उसको गेन पे करते हैं। तो अगर आपने स्टॉक मार्केट के मैकेनिज्म के थ्रू अपना शेयर नहीं बेचा बल्कि किसी से ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन कर ली है और उसको कहा कि मैं तुम्हें ये अपना शेयर इतने का बेच देता हूँ, तो फिर ऐसी सूरत में द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 37 शैल अप्लाई ऑन सच डिस्पोजल ऑफ शेयर्स। ठीक है जी। तो ऐसी सूरत में फिर सेक्शन 37 से नहीं लगेगा, यानी कि वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम वाले रेट उस पर नहीं लगेंगे। मकसद कहने का ये है कि अगर आप लिस्टेड कंपनी के आपके पास जो शेयर्स हैं वो लेट्स से किसी लिस्टेड कंपनी के हैं, सो लिस्टेड कंपनी के अगर आपके पास शेयर्स हैं तो इस अब इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये तो पब्लिक कंपनी है। ठीक है जी। सो पब्लिक कंपनी है तो फिर इसका शेयर क्या कहलाएगा, सिक्योरिटी कहलाएगा, और सिक्योरिटी को डिस्पोजल करेंगे तो सेक्शन 37A के मुताबिक टैक्स होगा, यानी कि ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होगा। लेकिन अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के मैकेनिज्म को अवॉइड करते हैं और अपनी सेटलमेंट एनसीसीपीएल के थ्रू जो होनी होती है वो नहीं करते बल्कि ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन किसी से कर लेते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में जो भी ये शेयर आपने बेशक वो लिस्टेड कंपनी का ही शेयर होगा, पब्लिक कंपनी का ही शेयर होगा, तो उसके ऊपर फिर अब वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम वाले रेट्स नहीं लगेंगे, बल्कि वो आपकी नॉर्मल इनकम में शामिल होगा।
और आपकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनेगा, और उसके बाद सैलरीड या नॉन सैलरीड पर्सन वाले टैक्स रेट्स फिर अप्लाई होंगे। इसी तरह अगर आपने जो है वो डिस्पोजल ऑफ शेयर्स किया है थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफर ड्यूरिंग द लिस्टिंग प्रोसेस एक्सेप्ट वेयर डिटेल्स आर प्रोवाइडेड टू एनसीसीपीएल, और अगर आपने अपने शेयर्स बेचे हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर में, यानी पहली दफ़ा अगर आप स्टॉक मार्केट में बेच रहे हैं शेयर्स, और आप एनसीसीपीएल को अगर जो डिटेल्स वो मांगे अगर वो प्रोवाइड कर दें, तो फिर तो आपके पास सेक्शन 37 ए ही लगेगा। अदरवाइज सेक्शन 37 यानी नॉर्मल इनकम में आपका वो कैपिटल गेन शामिल होगा। इसी तरह बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी को भी ये कहा गया है कि आपके जो कैपिटल गेन्स हैं उसके ऊपर सेक्शन 37 से अप्लाई नहीं होगा, बल्कि सेक्शन 37 लगेगा, यानी इनकी नॉर्मल इनकम में, नॉर्मल टैक्स रिजीम की जो इनकम है उसमें कैपिटल गेन्स शामिल किए जाएंगे, और वो नॉर्मल तरीके से टैक्स अदा करेंगे। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम उसको नहीं बनाया जाएगा। इसी से मिलता जुलता जो एक पॉइंट है वो स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू कैपिटल गेन टैक्स सेक्शन 100 बी में है, और सेक्शन 100 बी में भी सिंपल यही बात लिखी हुई है कि जो कैपिटल गेन्स हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के, उनको टैक्स करने का तरीका जो है वो क्या होगा, वो सेक्शन 37 ए वाला होगा, और उसका जो प्रोसेस होगा वो 8 स्केड्यूल में एक्सप्लेन किया गया है। 8 स्केड्यूल में क्या लिखा हुआ है? 8 स्केड्यूल में ये लिखा हुआ ये है कि एनसीसीपीएल किस तरह काम करेगा, और स्टॉक मार्केट जो है वो इसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देने की पाबंद है। इसी तरह जो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है जिसके पास आपके शेयर होल्डर्स का रिकॉर्ड होता है, वो इसके साथ क्या कोऑपरेशन करेगी, क्या इन्फॉर्मेशन देगी। तो ये जितनी भी डिटेल्स हैं ये अभी इंटर लेवल पे तो सिलेबस में नहीं है। तो 8 स्केड्यूल बस ये यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि 8 स्केड्यूल के मुताबिक टैक्स कैलकुलेट करेगा एनसीसीपीएल। ठीक है जी। और वो सारे का सारा जो कैलकुलेशन होगा वो सेक्शन 37 में जो कैलकुलेशन बताई हुई है उसके मुताबिक होगा। बस इससे ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए आपको। बाकी जो बारीकी में मैकेनिज्म है 8 स्केड्यूल की डिटेल्स हैं वो दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। और ये जो 8 स्केड्यूल का मैकेनिज्म है इसमें इन्होंने कहा कि जी ये दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन फॉलोइंग म्यूचुअल फंड, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, मुदारबा कंपनी रिस्पेक्ट ऑफ डेट सिक्योरिटीज ओनली एंड एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय एफबीआर। ये लिस्ट आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी कि जो सेक्शन 100 बी की प्रोविजंस हैं वो किन टाइप ऑफ बिजनेसेस के ऊपर अप्लाई नहीं होती हैं। ओके जी, डिडक्शन ऑफ लॉसेस फ्रॉम कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में से कौन कौन से लॉसेस माइनस करने हैं? इफ़ गेन्स फ्रॉम कैपिटल एसेट आर नॉट टैक्सेबल, यानी कि नॉट टैक्सेबल का मतलब ये कि कैपिटल गेन एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि अगर उसी एसेट से लॉस हो जाए तो फिर उस लॉस को भी ना तो सेट ऑफ किया जाएगा और ना ही कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, उसको कुछ भी नहीं किया जाएगा। ठीक है। लॉसेस फ्रॉम सेम एसेट शेल नॉट बी अलाउड फॉर सेट ऑफ। सो कौन से कैपिटल एसेट्स ऐसे हैं जिनके गेंस टैक्सेबल नहीं होते? तो वो हमने अलहदा से एक यहाँ पे हेडिंग बनाई हुई है एग्जेम्पशंस की। तो हम एग्जेम्पशंस में इसके ऊपर बात करेंगे, अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे। ठीक है। लॉस ऑन फॉलोइंग एसेट्स शैल नॉट बी रिकग्नाइज्ड, ये जस्ट रेपिटेशन है। हम पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे इससे पिछले वीडियो में, तो हमने कहा था कि ये वो कैपिटल एसेट्स हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज़ हैं और कैपिटल एसेट हैं, लेकिन इनसे अगर लॉस हो जाएगा तो उन लॉसेस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यही एसेट्स जो हैं यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं कि वो कौन से एसेट्स हैं जिनके लॉसेस को हम रिकग्नाइज नहीं करते। रिकग्नाइज नहीं करते का मतलब ये है कि अपनी टैक्स कैलकुलेशन में उस लॉस को इग्नोर कर देते हैं। सो पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, अदर वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी हो सकती है, इसी तरह रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट, फोलियो और बुक, पोस्टेज स्टैम्प और फर्स्ट डे कवर, अ कॉइन और मेडेलियन और एन एंटीक। सो ये सारी चीज़ों से में से किसी से भी अगर लॉस है तो उस लॉस को हम अपनी टैक्स कंप्यूटेशन का पार्ट नहीं बनाएंगे। ओके जी, सो दिस इज़ इट। रूल 13 ए और 13 पी पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल होगा तो मैं उसको आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।